नमस्कार, मेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और हम बात करेंगे बढ़ते डिजिटलाइजेशन की, बढ़ते तकनीक की। और हम सभी जानते हैं कि तकनीक ही तरक्की का रास्ता तय करती है, लेकिन तकनीक के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो सेवाएं ऑनलाइन जो सेवाएं दी जा रही हैं इनकी समीक्षा भी होती रहे और इसमें जो सुधार की प्रक्रिया है उसको भी लगातार बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस वितरण आकलन रिपोर्ट जारी की गई, जिसका मकसद यही है कि सुधार के साथ साथ समीक्षा और इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे नागरिक सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया जा सके, ताकि जो भी लाभार्थी योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसका फायदा सीधे सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सके। जो बिचौलियापन है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और लोगों को घर बैठे आसानी से सुलभ तरीके से सेवाएं प्रदान की जा सके। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, जो राष्ट्रीय वितरण आकलन रिपोर्ट पेश की गई, वो क्या कहती है और आने वाले दिनों में इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा। पेश है खास रिपोर्ट। योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित हो रहा है। बढ़ती तकनीक सुविधाओं को सरल और सुलभ बना रही है। कई सेवाओं का लाभ डिजिटल तरीके से लोगों को घर बैठे मिल रहा है और देने का प्रयास भी किया जा रहा है। पिछले दिनों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट जारी की गई। मकसद साफ था, ई गवर्नेंस सेवा की समीक्षा और आकलन करना कि तकनीक से लैस सेवाएं कितनी प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंच रही हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं जारी की गई इस रिपोर्ट पर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 रिपोर्ट हुई जारी। सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। रिपोर्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन को कवर करते हुए तैयार की गई है। नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर भी ध्यान रखा गया है। सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देना और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता को विस्तार देने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट के लिए देश भर से 1 लाख से अधिक प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की गई थी। 7 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है: वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपभोक्ता सेवाएं। इसके साथ साथ समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्रों को इन सेवाओं में शामिल किया गया है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाओं को शामिल किया गया है। प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिनमें ई सेवा वितरण में वृद्धि, ई सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में वृद्धि, आकलन पैरामीटर स्कोर में सुधार करने पर बल देना, सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता को विस्तार देने पर भी फोकस किया गया है। सरकारी काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने में कमी आई है। प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा और उसमें पारदर्शिता पर फोकस किया गया है। ये सरकारी प्रयासों के तहत हर इंसान डिजिटली सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विस डिलीवरी असेसमेंट बेहद जरूरी है ताकि नागरिक केंद्रीय सेवाओं के वितरण में सुधार हो सके। इस रिपोर्ट पर मुख्य 7 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम एक्सेस बढ़ रहा है। सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी और सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता पर ध्यान देना अहम है। सरकार का फोकस नए ऐप का विकास और नागरिकों को सुविधा देना है, ताकि नागरिक और सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से करीब आ सके। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव में ई सुविधा पहुंचा रहे हैं। ई गवर्नेंस पारदर्शिता बढ़ा रहा है। विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। सूचनाओं के सुलभ प्रसार ने लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने में मदद की। तो वित्त, श्रम, रोजगार, शिक्षा जैसे 7 क्षेत्रों पे मुख्य रूप से फोकस किया गया और मकसद यही है कि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ जो नागरिक सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, वो लोगों को सुलभ तरीके से उन तक पहुंचे, आसान तरीके से पहुंचे, घर बैठे सेवाएं दी जाए। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए 2 बहुत ही बेहद खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वी श्रीनिवास जी हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस से जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। दूसरे जो खास मेहमान हैं संजीव नारायण माथुर जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले श्रीनिवास जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा इस रिपोर्ट के बारे में। क्या आपको लगता है सुझाव और समीक्षा के साथ ये भी इसमें देखा गया है कि कैसे हम आने वाले दिनों में जो सेवाएं हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, उसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रीय ई सेवा आकलन, ई नेशनल ई सर्विसेज डिलीवरी जी असेसमेंट 2021 का विमोचन किया गया है जून 2022 में। इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए करीब 16 महीने की प्रयास किया गया था। सारे राज्य के आईटी सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सेक्रेटरीज, कई मिनिस्ट्रीज के
सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के सिंगल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इसमें साथ जुड़े गए और करीब 1400 सर्विसेज के ऊपर का आंकलन किया गया। और इन आंकलन में ये पाया गया कि राष्ट्र में जो ई सर्विसेज प्रदान किए जा रहे हैं, इन सभी सर्विसेज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हैं। और सिटीजन्स को सेटिस्फैक्शन भी, जो ई सर्विसेज की जो क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे सिटीजन सेटिस्फैक्शन में भी बढ़ोतरी आया है। करीब 60% मोर इंक्रीज इन सर्विसेज ई सर्विसेज के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। हमने 2019 के सर्विस ई गवर्नेंस सर्वे के कंपैरिजन में अगर आज वाला देखते हैं तो 60% बढ़ोतरी हुई है। और जो सेक्टर्स में जिनकी स्टडी किया गया है, इनमें फाइनेंस में करीब 420 ई सर्विसेज की समीक्षा किया गया है, एनवायरनमेंट में 96 सर्विसेज की समीक्षा की गई, एजुकेशन में 101 सर्विसेज की और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 168 सर्विसेज की। इस प्रकार से कुल 1400 सर्विसेज का आंकलन किया। देखा गया कि इंटीग्रेटेड पोर्टल्स बनाने के लिए राज्यों में उत्साह था और साथ ही साथ जो सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी पोर्टल में नंबर ऑफ सर्विसेज में बढ़ोतरी आई। नंबर ऑफ सर्विसेज, मकसद यही है कि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए। संजीव माथुर जी, जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें अगर हम खास तौर से पेंशन की बात करें, तो क्या अब आपको लगता है कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए काफी सुविधा हो गई है, वो घर बैठे ही बहुत सी सेवाएं ले सकते हैं? जी, पेंशन डिपार्टमेंट ने एक भविष्य नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है और ये पूरा एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। तो जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं उनको 15 महीने के अंदर वो अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। पूरा डिजिटल सिस्टम है और 1/1/2017 से मैंडेटरी कर दिया गया है कि सारे जितने भी मंत्रालय हैं वहां से जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी। पेंशन जितने भी पेंशन पेपर्स होंगे उनके सारे ऑनलाइन होंगी और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हर स्टेक होल्डर के लिए एक टाइमलाइन निर्धारित करी गई है और जो रिटायरी है उसको टाइम टू टाइम उसके मोबाइल फोन में अलर्ट्स आते हैं। और ये जब फाइनल पहुंचता है ये ई पीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ जनरेशन तक, तो इसमें एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम लोग ने इस हद तक कर दिया है कि जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो सीधा डीजी लॉकर में चला जाता है। अच्छा। और बैंक के पास भी डिजिटली चला जाता है और पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये इससे क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है। इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, सारे रूल्स फेड इन हैं, कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता है और एकदम टाइम पे लोगों को पेंशन मिल सकती है। रिटायर्ड लोगों के लिए, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी हम लोग इसमें बहुत सारी इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी एक ग्रीवेंस का एक अलग से सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसको सिपिनग्राम कहते हैं। वो पेंशनर अपना ग्रीवेंस उसमें लॉन्च कर सकते हैं। उनको भी अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसी भविष्य पोर्टल में, जिससे कि और उनको दूसरे डिफरेंट पोर्टल्स में नहीं जाना पड़े। साथ साथ बैंक के जो पोर्टल्स हैं, 12 पब्लिक ये सेक्टर बैंक्स हैं जो कि पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स कहलाते हैं, उनको भी हम इससे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिससे कि जब भी पेंशनर की कोई भी समस्या हो तो उसका निपटारा हो, क्रेडिट हो तो उसके पास इमीडिएटली उसका निपटारा हो सके, मैसेज आ जाए, वो उसमें जाकर उसमें देख सके। वी श्रीनिवास, ये वाला जो भविष्य जो है, ये नेस्डा जो रिपोर्ट अभी जो डिस्कस हो रही है, इसमें तीसरे नंबर पे आया है सारे सॉफ्टवेयर्स में। जी वी श्रीनिवास जी, जब हम रिपोर्ट देख रहे थे तो उसमें राज्यों को रैंकिंग भी मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, केरल, राजस्थान। क्या आपको लगता है ये आने वाले दिनों में एक मनोबल भी उन लोगों को बढ़ाएगा, उनको प्रोत्साहित करेगा राज्यों को कि वो और ज्यादा बेहतर काम करें और ज्यादा नागरिक सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, खासतौर से ई शासन के माध्यम से? हाँ, इस रिपोर्ट के साथ साथ हर एक राज्य का भी अलग से रिपोर्ट जारी किया गया है। मतलब जो केंद्र का रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये केंद्र का रिपोर्ट है, ठीक है, और इसके साथ साथ हर एक राज्य का भी अलग अलग रिपोर्ट जारी किया गया है। और जो जम्मू कश्मीर का जो परफॉर्मेंस है इसमें काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे ई गवर्नेंस और ई सेवाओं के लिए प्रदान करने में नए कदम उठाए गए हैं।
खास करके जो ई ऑफिस जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, एक ही साथ जम्मू सेक्रेटेरिएट और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए उनके पास क्षमता मिली थी, वरना दरबार मूवमेंट में इनको कई फाइल्स जम्मू से श्रीनगर और वापस श्रीनगर से जम्मू लाना पड़ता था। तो ये जो 2 सेक्रेटेरिएट साइमल्टेनियसली ऑपरेट करने के लिए इनके पास ई ऑफिस ने साइमल्टेनियस ऑपरेशनलाइजेशन के लिए प्रदान किया, और फाइल मूवमेंट अब खत्म हो गया है, फाइल्स फिजिकली ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ई फाइल्स शुरू हुए हैं। दूसरा है कि जो जेके आईग्राम्स हैं, जेके आईग्राम्स में जो आम आदमी जो शिकायत दर्ज करता है वो उसकी सुनवाई राज्य सरकार द्वारा तथा जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो जेके आईग्राम्स के तहत इन्होंने जम्मू कश्मीर शासन ने करीब 20,000 जिला स्तर के अधिकारियों को उस पोर्टल पे मैप किया है, ताकि त्वरित से त्वरित गति पे इनको निर्णय लिया जा सके। उसी के साथ कई अन्य राज्यों में भी जो कदम उठाए गए हैं उनकी सराहना की गई है और उनकी विशेष आंकलन भी किया गया। इनमें है जो मध्य प्रदेश में इंदौर 311 एप्लीकेशन है, इसी प्रकार से जो सक्षम सूरजपुर हैं, जो लाइब्रेरी बुक्स का वितरण के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी बुक्स वितरित किए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। फिर इलीगल माइनिंग ट्रैकिंग सिस्टम छोटाउदेपुर गुजरात का है जो इनोवेशन है, इसकी जिक्र किया गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्नैपशॉट ऐप जो आसाम गोलपाड़ा में किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से कई बेस्ट प्रैक्टिसेस राज्यों के सर एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा वी श्रीनिवास जी, जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम ई शासन की बात कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, कंप्यूटर के सामने जो बैठा है, जिस तक आवेदन पहुंच रहा है ऑनलाइन, उसकी भी संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? हाँ, जब हम ई गवर्नेंस या ई सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें काफी प्रोसेस री इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, जिसमें एम्प्लॉइज ओरिएंटेशन भी बढ़ाने की जरूरत है और सिटीजन ओरिएंटेशन भी बढ़ाने की जरूरत है। जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है, इसको बढ़ाने के लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं और एक्सेप्टेंस इन रूरल सोसाइटीज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी एक्सेप्टेंस काफी हाई है। जैसे आप जानते हैं कि कोविन ऐप को करोड़ों भारतीयों ने इस्तेमाल किया है, इसी प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप को भी करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत भी कई करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। बिल्कुल। संजीव जी, जब हम ई गवर्नेंस पर चर्चा कर रहे होते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि जब भविष्य पोर्टल के जो हम जिक्र कर रहे थे, जो आप जिक्र कर रहे थे, क्या आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को उसमें मिल सकते हैं ताकि और भी सरल सुविधा तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके? जी, हम जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम लोग बैंक्स को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। जितने भी पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो अभी ये देखा गया है कि जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं वो आसपास के जो बैंक्स होते हैं उसमें अपना खाता खुलवा लेते हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद किसी और शहर में जाके सेटल करते हैं, तो उनको कभी दूसरे शहर में जाके प्रॉब्लम्स होती है। अब ये होगा कि बैंक भी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो अपना जब वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल करने जा रहे होते हैं रिटायरीज, तो वो चूज कर सकते हैं पूरे देश में कौन सा बैंक कौन से शहर में और कौन से मोहल्ले में वो खुलवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन उनका खाता भी खुल जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग ने लाइफ सर्टिफिकेट को भी डिजिटाइज कर रखा है और अभी इस साल जो लेटेस्ट फिगर है करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली दिया है। तो उसमें हम ये चाहेंगे कि भविष्य में उसको भी जोड़ दें कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट की भी सूचना उससे मिल जाए। नवंबर के महीने में पिछले हम लोग ने एक फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक से लाइफ सर्टिफिकेट देना शुरू करवाया था कि कोई भी पेंशनर अपने घर पे बैठ करके एक एंड्रॉइड फोन से। संजीव जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम भविष्य पोर्टल की बात कर रहे होते हैं, खासतौर से पेंशनर्स की बात कर रहे होते हैं, तो पहले देखा जाता था कि रिटायर होने के बाद लगभग 1 साल तो सिर्फ कागज जमा करने में, नो ड्यूज लेने में, अपने पेंशन को बहाल कराने में लग जाता था। क्या अब उन चीजों से जो पेंशनर है उनको राहत मिलेगी?
जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मान लीजिए कि वो किसी सरकारी घर में रह रहे हैं, जी। तो हमने एस्टेट को भी इसका एक स्टेक होल्डर बनाया है। वहां से नो ड्यूज उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जहां जहां उनकी फाइलें जाती हैं, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, सब जगह डिजिटली उसकी फाइल चलेगी। ठीक है। और उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अपना अपना डेस्क छोड़ के, अपना काम छोड़कर ऑटोमेटिकली वो सारी उनको डिजिटली इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी उनके मोबाइल फोन्स पे कि उनकी फाइल का स्टेटस क्या है। क्या स्टेटस क्या है, बिल्कुल घर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी, यानी कि आप आवेदन भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा है ई शासन की, जब हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं। वी श्रीनिवास जी, जब हम ई गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है इस प्रभावशीलता को और अभी बढ़ाने की जरूरत है? खास तौर से दूर दराज एरिया में, जब हम दूर दराज के जिलों की बात करते हैं, ब्लॉक स्तर की बात करते हैं, वहां पर गांवों की बात करते हैं। जी हाँ, इसकी बढ़ाने की आवश्यकता है और बढ़ाने के लिए कई कदम लिए जा रहे हैं। और खास करके जो बड़े कदम लिए गए हैं ये हैं कि मोबाइल बेस्ड डाटा गवर्नेंस बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। अपने जनधन, आधार, मोबाइल का जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जो आउटरीच है इसको बढ़ाने की प्रयास किया गया है। साथ ही साथ लाखों तादादों में कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सिटीजन इस सर्विसेज को अवेल कर सकता है। और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी इसके तहत लिए जा रहे हैं। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स के पोर्टल्स भी इसमें जिक्र किए गए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सेवा सिंधु पोर्टल है जो कर्नाटका गवर्नमेंट का है। इसके तहत कई हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज, ऑलमोस्ट 97%, जो 100% सर्विसेज जो हो सकते हैं उनमें से 97% ऑफ द सर्विसेज ऑनलाइन कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध किए जा रहे हैं। और ये देखा गया है कि जो ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस ट्रेंड है, जिस प्रकार से विश्व में डिजिटल गवर्नेंस का जो मॉडल चल रहा है, उसमें इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी है। मतलब जितने सर्विसेज हैं सारे एक जगह पे, एक पोर्टल पे उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बिग डाटा है, ये दोनों प्रावधान ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट में जिक्र किया गया। और भारत के जो पोर्टल्स हैं, ये पोर्टल्स विश्व पोर्टल्स के कई मायनों में बराबर माने। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब हम आपने डिजिटल लिटरेसी का जिक्र किया, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि इसकी साक्षरता भी बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है? क्योंकि धीरे धीरे पेपरलेस ऑफिस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक बढ़ रही है, लेकिन अभी भी खासतौर से दूर दराज के क्षेत्रों में लोग उतना टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है। क्या आपको लगता है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है। और कई बार ये बात मुझे कहा गया है कि इंटरनेट रिच और इंटरनेट पुअर डिवाइड है, और इसको डिवाइड ब्रिज करने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें यह आवश्यकता है कि शासन द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से, डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से जो दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके माध्यम से शीघ्र कई सारे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत कई हजारों गांवों को जोड़ा जा रहा है। तो इस मेजर मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो कनेक्टिविटी है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, इसमें बहुत बढ़ोतरी आएगी और हजारों सिटीजन्स इसके तहत ई सर्विसेज की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। संजू माथुर जी, जब हम टेक्निकल फ्रेंडली की बात करते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति रिटायर हुआ या रिटायर होने से पहले अगर उसको कुछ भविष्य पोर्टल के माध्यम से उसको कुछ एप्लीकेशन डालनी है, कुछ जानकारी लेनी है, अगर उतना टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, तो क्या किसी तरीके से हेल्पलाइन नंबर, क्या कुछ और सुविधा सहायता ले सकता है वो? जी, हम लोग के यहाँ जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका एक कॉल सेंटर है। अच्छा। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर में वो रिंग कर सकते हैं, वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जो लोग बहुत डिजिटली सावी नहीं हैं, उनके लिए रिटायरमेंट के बाद, जैसे कि मैंने कहा, लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन से दिया जाता है। हम लोग ने ये करा है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को रोप इन करा और करीब 1,90,000 ग्रामीण डाक सेवक
उनको उनकी जो डोर स्टेप सेवाएं हैं उसमें हमने लाइफ सर्टिफिकेट की सेवा जुड़वा दी है। कोई भी पेंशनर का किसी ग्रामीण एरिया में भी है तो वो अपने यहाँ पोस्टमैन के जरिए से लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता है। और अब ग्रेजुअली काफी सारे पेंशनर्स जो हैं वो सब अवेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब मैंडेटरी हो गया है अपना डॉक्यूमेंट सारे फाइल करना। उनके उनके जो अपने अपने विभाग हैं उसमें अलग अलग लोग हैं जो इसी काम के लिए हैं, जो उनको हेल्प करें ऑनलाइन फाइलिंग के लिए। तो मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। हम लोग 100% इसमें देख पा रहे हैं कि लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। बिल्कुल। वी श्रीनिवास जी, एक चीज़ और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में 7 क्षेत्रों में खासतौर से फोकस किया गया है, वित्त, श्रम, रोजगार, स्थानीय शासन। क्या ऐसे भी विभाग चिन्हित किए गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदन पहुँच रहे हैं और उनका निपटारा कैसे हो ऑनलाइन, खासतौर से अगर हम बात करें तो? जी हाँ, इनमें कई नए विभाग ऐसे जुड़े गए हैं जिनमें कई हजारों तादाद में आवेदन पहुंच रहे हैं। खास करके जो राजस्व प्रशासन है स्टेट्स में, रेवेन्यू बिल्कुल, जमीन से जुड़े जो मामले, सब रजिस्ट्रार, हाँ, जमीन के मामलों में रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन, इसका लिंकेज कैसे किया जा सकता है, इसका आंकलन किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और सब रजिस्ट्रार ऑफिस का, क्योंकि जमीन की खरीद फरोख्त होते रहता है और सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाके जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है इसको म्यूटेशन के साथ जो जमाबंदी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो नामांतरण किया जाता है, इन दोनों में ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। तो इसका आंकलन किया गया। सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेस और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये तीनों विभाग जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, सिटीजन इंटरफेस बढ़ा रहता है, और पुलिस में जहां पर डिजिटल FIR कॉपीज आपको उपलब्ध कराना है, इसका भी हमने आंकलन किया गया। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो गवर्नमेंट में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, ये एक और दिया गया। शिवाजी जी, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो एक सामान्य नागरिक का सबसे ज्यादा चक्कर या तो थाने का लगता है, तहसील का लगता है, जमीन से जुड़े मामलों में ही लगता है। तो क्या लगता है उससे धीरे धीरे निजात मिल जाएगी, लोग घर बैठे भी सेवाएं ले सकते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर जैसे देश भर में 4 लाख से अधिक जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, प्रयास यही है कि इसमें नामांतरण और सब रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन, इसमें लिंकेज बनाया जा रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर इवॉल्व किया है और इस सॉफ्टवेयर कई राज्यों में अडॉप्ट किया गया, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन ये दोनों में लिंक किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जिन जिन राज्यों ने इसको अडॉप्ट किया, इसमें देखा गया कि कॉस्ट में कमी आई है, टाइम में कमी आई है, और एफर्ट में भी कमी आई है। और सिटीजन रेस्पॉन्सेस में जो लाखों सिटीजन से हमने रेस्पॉन्स लिया था कि आपकी ई सेवाओं में किस प्रकार से बेहतरी हुई है, इनमें जो रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के बीच में जो लिंकेज को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पहले कार्यालयों के लोग चक्कर लगाते थे, कहीं ना कहीं उससे धीरे धीरे उसमें कमी आई है। संजीव माथुर जी, समय की बेहद कमी, एक लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही, पारदर्शिता बढ़ रही है, जो बीच के जो बिचौलियापन था, जो बाकी चीजें उसमें इन्वॉल्व थी, उनसे कहीं ना कहीं कमी आई है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और मैं आपको अपने ही डिपार्टमेंट का एक उदाहरण देकर ये बात समझाऊंगा कि हमने जैसे पेंशन अदालत शुरू करा तो हमने 230 शहरों को ऑनलाइन जोड़ा, एक ही दिन एक ही समय पे पेंशन अदालत पूरे देश में करी, जिसमें कि पेंशनर घर से बैठ करके और अपना आर्ग्यू कर सकते हैं केस। तो करीब करीब 24,000 केस जो लिस्ट हुए, उसमें से 17,000 केसेस रिजॉल्व हुए हैं। तो इसमें कोई भी बीच का आदमी नहीं है और सारे लोग अपने घर से बैठ करके और सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम लोग इस डिजिटाइजेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो ये पारदर्शिता का बिल्कुल अल्टीमेट एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि तकनीक से पारदर्शिता बढ़ रही, जहां तकनीक से तरक्की के रास्ते निकल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया वी श्रीनिवास जी आपका, संजीव नारायण जी आपका, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि कैसे हम तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं, कैसे ई शासन के माध्यम से हम
जो तकनीक है उसके साथ साथ पारदर्शिता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। एक रिपोर्ट भी आई, रिपोर्ट का यही मतलब है कि समीक्षा भी की गई है और सुझाव भी लिए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में जो नागरिक सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसका फायदा लाभार्थियों तक आसानी से पहुंच सके, समय की बचत हो, पारदर्शिता रहे, ताकि ई शासन को और बढ़ावा दिया जाए। तो मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है मेरा है कमरा नंबर 226, कॉर्पोरेट स्मार्ट, मंडी हाउस, नई दिल्ली 11000 का हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।